आज की कहानी है एक ऐसे शहर की जहां प्यार और नफरत के धुंधले साए तले एक ऐसे राज ने जन्म लिया जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां जिंदगी आम थी, लोग शांत थे और प्यार की कहानियां अक्सर चुपके से लिखी जाती थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव बावनखेड़ी में शबनम अली नाम की एक शिक्षित और खूबसूरत लड़की रहती थी। शबनम ने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की थी और बाद में उसने इंग्लिश और ज्योग्राफी में डबल एमए करके डिग्री भी हासिल करी। शबनम के पिता शौकत अली गांव के एक जाने माने और सम्मानित व्यक्ति थे। शबनम एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि से थी, जहां उसका हर कदम अनुशासन और परंपराओं के दायरे में रहता था। लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाया जो उसे और उसके परिवार को तबाही की ओर ले गया। शबनम का दिल एक नौजवान पर आ गया था जिसका नाम था सलीम। सलीम कम पढ़ा लिखा था और शबनम के परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखता था और शबनम और सलीम का रिश्ता किसी भी तरह से शबनम के परिवार को मंजूर नहीं था। खासकर शबनम के पिता ने सलीम को पूरी तरह से नकार दिया और शबनम को भी सख्ती से मना किया कि वो सलीम से दूर रहे। लेकिन प्यार तो अंधा होता है। शबनम और सलीम का प्रेम इस कदर गहरा हो चुका था कि उन्होंने हर हद पार करने का फैसला कर लिया। शबनम और सलीम का प्यार इतना आगे बढ़ गया था कि शबनम 24 साल की उम्र में ही बिना शादी के गर्भवती बन गई थी। उसके कोख में सलीम का 7 हफ्ते का बच्चा पल रहा था। ये प्रेम कहानी अब इतनी जटिल बन गई थी कि शबनम और सलीम को अब ये डर सताने लगा था कि अगर शबनम के गर्भावस्था के बारे में शबनम के परिवार को पता चल जाएगा तो न जाने क्या हो जाएगा। शायद वो दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। शबनम अब सलीम और उसके बच्चे के साथ एक खुश और सुरक्षित भविष्य चाहती थी। लेकिन अगर शबनम सलीम के साथ भाग जाती तो शबनम के परिवार वाले उसको सारे जायदाद से बेदखल कर देते और फिर शबनम और सलीम दर दर भटकने के कगार में आ जाते। शबनम सलीम के साथ शादी करने के लिए अपने परिवार वालों को मनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन शबनम के परिवार वाले इस शादी के लिए कभी नहीं माने और शबनम और सलीम को एक दूसरे से दूर रहने की हिदायत भी दे दी। शबनम का दिल अब अपने परिवार से नफरत करने लगा था। उसका मानना था कि जब तक परिवार बीच में है वो और सलीम कभी एक नहीं हो सकते। धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश उसके और सलीम के बीच तैयार हो गई। उन दोनों ने ये फैसला किया कि अगर परिवार नहीं होगा तो कोई रुकावट भी नहीं होगी। फिर वक्त गुजरा और 14 अप्रैल 2008 की रात आई। एक ऐसी रात जो पूरे बावनखेड़ी गांव को सदमे में छोड़ गई। उस रात शबनम का परिवार हर दिन की तरह अपनी रात गुजारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर की दीवारें अब कुछ ही घंटों में एक भयानक साजिश का गवाह बनने वाली थी जो पूरे देश को हिला कर रख देगी। उस रात शबनम ने अपने घर में सभी सदस्यों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे जैसे रात गहराती गई, घर के सभी लोग गहरी नींद में चले गए। शबनम के घर में कुल 7 लोग थे, जिसमें उनके पिता शौकत अली उम्र 55, माँ हाशमी उम्र 50, बड़ा भाई अनीस उम्र 35, अनीस की पत्नी अंजुम उम्र 25, छोटा भाई राशिद उम्र 22, एक शबनम की चचेरी बहन राबिया उम्र 14 और अनीस और अंजुम का 10 महीने का एक बच्चा भी था जिसका नाम था अर्श। जिस दिन ये घटना घटने वाली थी यानी कि 14 अप्रैल 2008 की रात को, उसी दिन सुबह से लेकर रात तक शबनम और सलीम के बीच पूरे 52 बार फोन पे बात हुई थी। लेकिन उस रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सलीम और शबनम के बीच फोन पे कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि यही वो मनहूस घड़ी था जिस वक्त शबनम और सलीम मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे। तो जब घर के सभी लोग बेहोश हो गए, उसके बाद रात के 1 बजे शबनम ने सलीम को घर के अंदर बुला लिया। सलीम उस घर के बाहर पहले से ही एक कुल्हाड़ी अपने हाथों में लेकर इंतजार कर रहा था। सलीम के घर के अंदर घुसने के बाद दोनों ने मिलकर उस रात ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसे सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। शबनम ने अपने परिवार को मौत के हवाले करने में कोई रहम नहीं किया। पहले सलीम ने शबनम के पिता शौकत अली पर कुल्हाड़ी से हमला किया, फिर शबनम की मां हाशमी बेगम को भी उसी कुल्हाड़ी से मार दिया गया। दोनों को कुल्हाड़ी से बार बार वार करके बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद शबनम के बड़े भाई अनीस, जो कि बेहोशी की हालत में था,
उसको भी सलीम ने कुल्हाड़ी से मार दिया। फिर शबनम की एक चचेरी बहन राबिया, जो उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी और वो शबनम के घर में ही रहा करती थी, उसको भी इन दोनों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसके बाद शबनम का छोटा भाई राशिद, जो कि उस वक्त काफी युवा था, उसको भी इन दोनों ने मौत की नींद में सुला दिया। इसके बाद सलीम और शबनम ने मिलकर शबनम की भाभी अंजुम और उनके मासूम से 10 महीने के बेटे अर्श को भी नहीं बख्शा। सबसे दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि उस बच्चे का गला शबनम ने अपने हाथों से दबाकर उसे मौत की गोद में सुला दिया। घर के हर कमरे में खून का दरिया बह रहा था। पूरे परिवार की मौत के बाद शबनम और सलीम ने सारा सबूत मिटाने की भी कोशिश की। पहले तो इन दोनों ने अपने खून से भरे हुए हाथ पैर को धोया, फिर उनके पहने हुए कपड़ों को, जो कि खून से भीग चुके थे, उनको धोने के बाद सलीम उस कुल्हाड़ी को पास के एक नदी में फेंक कर वहां से चला गया। फिर इस खौफनाक वारदात के बाद शबनम ने एक गहरी सांस ली। उसे अब यह यकीन हो गया था कि कोई उसके और सलीम के प्यार के बीच नहीं आएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा था कि इतनी बड़ी हत्या का राज छिपाया कैसे जाए। फिर सुबह होते ही शबनम ने अपना नाटक शुरू कर दिया। शबनम ने पूरे गांव में हाहाकार मचाने की तैयारी कर ली। अपने कपड़ों पर आंसुओं की नकली निशान और चेहरे पर दर्द की लकीरों के साथ उसने पड़ोसियों को बुलाया और चिल्लाते हुए रोना शुरू कर दिया। कोई मेरे परिवार को बचाओ, कोई घर में घुसकर सबको मार गया। शबनम की इस तरह से चीख पुकार सुनते हुए गांव वाले दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो खून से सनी दीवारें और मृत शरीर देखकर उनके होश उड़ गए। ये एक खौफनाक मंजर था। शबनम जमीन पर बैठी थी, अपने परिवार के लाशों के पास बेतहासा रो रही थी। शुरू में सभी ने शबनम के दर्द को सच माना और उसके साथ सहानुभूति जताई। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक बेटी अपने ही माता पिता, भाई बहन और एक मासूम से बच्चे की भी जान ले सकती है। इसके बाद पावनखेड़ी गांव वालों ने पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दिया और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो शबनम ने अपनी बनाई हुई कहानी बड़े विश्वास के साथ सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि रात में उसे बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए वो सोने के लिए छत पर चली गई और वो छत में सो रही थी। शायद तभी कुछ डकैत घर में घुसकर उसके परिवार वालों को मार डाला और जब मैं उठी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। घर में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, लेकिन जल्द ही पुलिस को कोई बात अजीब लगने लगी। शक की पहली किरण। पुलिस ने सबसे पहले ये देखा कि घर के दरवाजों और खिड़कियों पर जबरन ताले तोड़ने या घुसपैठ की कोई निशान नहीं थे। अगर ये कोई बाहरी हमलावर होता तो ताले जरूर तोड़ जाते। और अगर ये भी सोचा जाए कि डकैत दीवार के सहारे घर में घुसे थे तो ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि घर की दीवारें जमीन से 14 फीट लंबी थी। इसके अलावा जब घर के अंदर के हालातों का जायजा लिया गया तो पुलिस को लगा कि यह हत्या किसी ऐसे शख्स ने की है जो घर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। ये हत्याएं इतनी सफाई और क्रमवार तरीके से की गई थी कि कोई बाहरी व्यक्ति के लिए ये करना नामुमकिन था। फिर पुलिस ने शबनम से भी कई बार पूछताछ की, लेकिन उसकी हर बार की कहानी में कुछ न कुछ बदलाव आता रहा। वो किसी भी सवाल का जवाब हर बार घुमा फिरा के देती थी और हर बार रोना धोना शुरू कर देती थी। उस समय अमरोहा के एसएचओ आरपी गुप्ता इस मामले की जांच अधिकारी थे। उन्हें शुरू से ही संदेह था कि ये कोई अंदरूनी साजिश है। जब आरपी गुप्ता घटनास्थल पर गए तो सबसे पहला चीज उन्होंने देखा कि सभी मृत शरीर के ऊपर से चादरें उखड़ी हुई नहीं थी। पीड़ितों की ओर से संघर्ष का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उनको ये सब कुछ धीरे धीरे नाटक लगने लगा। घर के अंदर के जांच और फोरेंसिक टीम की मदद से कई अहम सुराग मिले। सबसे बड़ा सुराग ये था कि घर के सभी लोगों को मारने से पहले नींद की गोलियां दी गई थी। इससे ये साफ हो गया कि घर के अंदर से ही किसी ने खाने में दवा मिलाई थी। इसके अलावा पुलिस ने शबनम के कपड़ों पर कोई खून के छींटे नहीं पाए, जो ये साबित कर रहा था कि उसने खुद को जानबूझकर साफ रखा था, जबकि वो भी इसी घर में थी। तो जाहिर सी बात है डकैत उस पर भी हमला करते और शबनम भी इस घटना का शिकार जरूर होती। पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब गांव के लोगों से पूछताछ में पता चला कि शबनम का सलीम से प्रेम संबंध था और शबनम के घर वाले इन दोनों के रिश्ते से नाखुश थे। पुलिस ने ये सुनते ही तुरंत सलीम को गिरफ्तार कर लिया
और उससे भी पूछताछ शुरू कर दी। सलीम से की गई सख्त पूछताछ में धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। जब पुलिस ने सलीम पर दबाव डाला तो उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने ये कबूल किया कि शबनम और उसने मिलकर ये खौफनाक हत्या की थी ताकि वो दोनों बिना किसी रुकावट के शादी कर सके और शबनम के पारिवारिक संपत्ति के मालिक बन सके। अब सलीम के कबूलनामे के बाद पुलिस ने शबनम को भी फंसाने के लिए कड़ाई से पूछताछ की और आखिरकार शबनम भी टूट गई और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये बताया कि कैसे उसने पहले अपने परिवार को बेहोश किया और फिर सलीम को बुलाकर उसके साथ मिलकर उनकी हत्या की। सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि शबनम ने खुद अपने मासूम भतीजे का गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी थी। जब इस अपराध का खुलासा हुआ और शबनम और सलीम ने अपना जुर्म कबूल किया तो अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। ये मामला अदालत में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद पहुंचा। पूरे देश ने इस मामले पर ध्यान दिया और न्याय की प्रतीक्षा की। फिर 2008 में शबनम और सलीम की गिरफ्तारी के बाद शबनम ने कुछ ही महीनों बाद जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया और उस बच्चे को भी बिना किसी कसूर के शबनम के साथ जेल में 7 साल बिताने पड़े। और क्योंकि शबनम पहले एक कॉलेज में लेक्चरर थी तो वहाँ के ही शबनम के एक स्टूडेंट जिनका नाम उस्मान सैफी था, उन्होंने ही बाद में शबनम के बेटे को गोद लिया और उसे पाला पोसा। 2010 में अमरोहा के एक अदालत ने शबनम और सलीम को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मई 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। शबनम और सलीम को यूपी की मथुरा जेल में फांसी दी जानी थी। हालांकि अमरोहा कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगा दी है क्योंकि शबनम की दूसरी दया याचिका पर फैसला आना बाकी था। उसके बेटे ने भी भारत के राष्ट्रपति से उसकी मौत की सजा माफ करने की मांग की है। जब शबनम ने शुरू में ये दावा किया था कि कुछ अज्ञात हमलावर ने उसके घर में घुसकर सभी को मार डाला था, तो फिर मुकदमे के दौरान शबनम और सलीम एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। 2015 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार धारा 313 के तहत अपने बयान में शबनम ने कहा कि सलीम छत के रास्ते घर में घुसा था। उसके पास एक चाकू था और जब वो सो रही थी तब उसने उसके सभी परिवार के सदस्यों को मार डाला। हालांकि सलीम ने कहा कि वो केवल शबनम के कहने पर घर में पहुंचा था और जब वो वहां पहुंचा तो उसने उसे बताया कि उसने बाकी लोगों को मार दिया था, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने बताया। दूसरे रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जघन्य अपराध के 7 साल बाद जब उसके बेटे को पालन पोषण के लिए भेजा जा रहा था तो शबनम ने दावा किया कि उसे अपने बेटे की जान का डर है। उसने कहा कि जिन लोगों ने संपत्ति विवादों को लेकर उसके परिवार को मार डाला था, अब वो उसके बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शबनम की दया याचिका को सितंबर 2015 में तत्कालीन यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने खारिज कर दी थी। उसने अपने बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर ये याचिका दायर की थी। अगले साल अगस्त में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 2020 में शबनम और सलीम की मौत की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद फरवरी 2021 में शबनम ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दूसरी दया याचिका दायर की थी। शबनम जुलाई 2019 से रामपुर जिला के जेल में बंद है, जहां उसे मुरादाबाद जेल से भेजा गया था, और वहीं सलीम प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है। जब शबनम के पास सभी विकल्प खत्म हो गए तब 2021 में शबनम के 13 वर्षीय बेटे ने, जो कि अभी बुलंदशहर में अपने संरक्षक माता पिता उस्मान सैफी के साथ रह रहा है, तो बेटे ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उसकी मां की मौत की सजा कम करने की अपील की थी। मैं अपनी मां से बेहद प्यार करता हूं। मैं राष्ट्रपति से अपील कर रहा हूं कि उसकी मौत की सजा को कम की जाए। उसने एक स्लेट दिखाते हुए पत्रकारों से ये कहा जिस पर माफी लिखी हुई थी, और उसने ये भी कहा कि उसे माफ करना राष्ट्रपति पर निर्भर है, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उसकी इस दया याचिका को भी खारिज कर दिया। अंततः शबनम और सलीम को फांसी की सजा दी गई। 2024 के प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और फांसी की सजा को अंतिम रूप देने का आदेश दिया, और इस तरह से बन गई शबनम अली आजाद भारतवर्ष की फांसी पाने वाली पहली महिला। शबनम और सलीम का ये केस हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, जिसमें प्रेम और लालच ने अपराध की सीमाओं को पार कर दिया।
ये कहानी न्याय की प्रक्रिया, सामाजिक सजा और अपराध की भयावहता का एक चौंकाने वाला उदाहरण है। ये कहानी एक ऐसे गहरे प्रेम की है जो लालच और नफरत में तब्दील हो गया और उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। एक रात, एक परिवार और एक बेटी का फैसला। ये कहानी अब हमेशा के लिए अमरोहा के हवाओं में एक खौफ और राज बनकर घूमती रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह से क्राइम और सस्पेंस से जुड़े सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। धन्यवाद।